Hi everyone, this is Nishant and welcome you on Nishanti Academy. ASRB एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2014 प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन का ये पार्ट 4 है जिसके अंदर हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन समझ लेते हैं। आपको 2014 के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पेपर में एक पैसेज पूछा गया था। इस पैसेज पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस थे। 5 क्वेश्चंस उन्होंने ग्रामर के ऊपर बेस पूछा था, जो आपको जैसे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के जैसे आप समझ सकते हैं। जो टॉपिक इसके अंदर था वो था वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी हम लोग सारा चीज़ देख लेंगे। 25 क्वेश्चंस जो हैं वो फिलर के ऊपर बेस्ड थे और ये थोड़ा चौंकाने वाला था, थोड़ा अटपटा सा था कि 25 क्वेश्चन सिर्फ फिलर बेस्ड थे। 5 क्वेश्चन जो हैं वो रीअरेंजमेंट के थे, जिसमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है, जंबलिंग ऑफ सेंटेंस होता है, जैसे रीअरेंज करना होता है। 5 क्वेश्चन जो है एंटोनिम पर बेस्ड, 5 क्वेश्चन जो है सिनोनिम पर बेस्ड था। एएसआरबी से रिलेटेड 2 कोर्सेस लॉन्च करे गए हैं निशांति एकेडमी पर, एक है फुल पैकेज और एक दूसरा है मेरा ऑनलाइन मॉक टेस्ट। अभी 40% ऑफ चल रहा है, बहुत ही जेन्युइन प्राइसेस पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं इन दोनों पैकेज के अंदर। जो चाहते हैं एएसआरबी का प्रिपरेशन करना सही तरीके से, तो आप ऐप पर विज़िट करिए, ऐप के स्टोर सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे आपको दोनों पैकेजेस दिख जाएगा। डिस्क्रिप्शन ज़रूर रीड करिएगा ताकि आपको चीज़ें पता चल सकें कि किस पैकेज के अंदर क्या गिवन है। सारे एएसआरबी के स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करूँगा कि एएसआरबी का जो फ्री बैच है निशांति एकेडमी ऐप पर, उसे ज़रूर जॉइन करिए। आपको इस बैच को जॉइन करने से फ़ायदा आपको ये होने वाला है कि लाइव मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलेगा। इसके अलावा स्टडी मटेरियल्स बहुत सारे हैं जो आपको फ्री में मिलेंगे और साथ ही के साथ यहाँ पे एएसआरबी के सारे बच्चे हैं, तो आप किसी भी तरह के डाउट्स यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। आपको करना क्या है, निशांति एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, बैचेस पर क्लिक करिएगा, प्लस आइकन पर क्लिक करिएगा और फिर बैच कोड आपको एंटर करना है। एएसआरबी का जो बैच कोड है वो है ASRB 310। सबसे पहले दिया हुआ है रीडिंग पैसेज, 5 क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे गए हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, रीडिंग पैसेज जो ये गिवन है इसे एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। Good writing should be governed by the rule that a man can think only one thing clearly at a time, and therefore that he should not be expected to think two or even more things in one and the same moment. ये कह रहा है कि जो गुड राइटिंग होती है उसके अंदर होना चाहिए एक रूल। कौन सा रूल? कि जो पर्सन है, जो मैन है या जो राइटर है, वो एक टाइम पे एक ही चीज़ को सोच सके क्लियरली, and therefore that should not be expected to think two or even more thing in one and the same moment। मतलब एक ही मोमेंट पे या सेम मोमेंट पे ये नहीं होना चाहिए कि 2 थॉट उसके दिमाग में आ रहा है या 2 से ज़्यादा चीज़ें सोच रहा है। तो उस सिचुएशन पे क्या होता है, जो राइटिंग होगी वो अच्छी नहीं होगी। तो गुड राइटिंग के लिए क्या होना चाहिए कि जो राइटिंग कर रहा है, जो लिख रहा है, उसके दिमाग में एक मोमेंट पे एक ही तरह का थॉट हो। But this is what is done when a writer breaks up his principal sentence into little pieces for purpose of pushing into the gaps। पुशिंग into the gaps का मतलब होता है बीच के मतलब को समझना। यहाँ पे बट से ये कह रहा है ये सेंटेंस कि लेकिन अब क्या हो गया है कि एक जो राइटर है वो क्या करता है, अपना प्रिंसिपल सेंटेंस को लिटिल लिटिल पीसेस में, छोटे-छोटे पीसेस में क्या करता है, तोड़ देता है और कोशिश ये करता है कि वो बीच में एक उसका मतलब रखे, उसका सेंस रखे, ताकि जो रीडर है वो क्या करे, जब उसकी राइटिंग को पढ़े, तो सिर्फ़ उसका ऊपर का मीनिंग उसे ना समझ में आए, उसे इनर सेंस भी समझ में आए। मतलब एक बार में वो 2-3 चीज़ें सोच रहा है राइटर और उसने क्या करा, सारी चीज़ों को का निचोड़ मतलब सबको मिला-जुला के जो है प्रेज़ेंट करा। तो उस सिचुएशन में अभी के टाइम में क्या हो गया है कि जो राइटर होता है वो क्या करता है, प्रिंसिपल सेंटेंस को छोटे-छोटे पीसेस में वो डिवाइड कर देता है और हर पीसेस के अंदर जो है वो एक से ज़्यादा थॉट को रखता है। Thus made two or three other thoughts by way of parenthesis। parenthesis का मतलब ये होता है ब्रैकेट में। जैसे अगर मैं पढ़ रहा हूँ इस राइटिंग को तो मुझे तो एक सेंस ये समझ में आ रहा है, लेकिन बाद में इसने क्या करा, ब्रैकेट में कुछ और भी लिख दिया। तो इसका मतलब ये जो मीनिंग जो मैं पढ़ रहा हूँ वो तो है ही, साथ में जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो भी इसका सेंस बन रहा है। तो पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो क्या करता है, कुछ अगर अलग मीनिंग निकल रहा है उसका या कुछ राइटर अलग चीज़ भी सोच रहा है, मतलब जो मेन थॉट है वो तो है ही,
उसके अलावा वो चाहता है कि जो रीडर है वो इसके अलावा ये भी मेरे राइटिंग को पढ़ के वो समझे। तो उसे वो क्या करेगा पैरेंथेसिस में ब्रैकेट के अंदर वो मेंशन कर देगा। वेयर बाय अननेसेसरली कंफ्यूजिंग द रीडर। अब ये करता क्या है कि जो रीडर है उसे झूठ-मूठ का कंफ्यूज करता है कि यार ये इसका सेंस होगा कि वो उसका सेंस होगा। एंड हियर इट इज अगेन 2 बार लिखा हुआ है, एक ही बार होगा। सो हियर इट इज अगेन माय ओन कंट्रीमेन हु आर चीफली एट फॉल्ट। और यही कारण है कि जो मेरे देश के जो लोग हैं वो उनका ये मेन फॉल्ट है। वो किस देश का है? दैट जर्मन मीन्स जर्मनी का है वो। सो दैट जर्मन लेंड्स इटसेल्फ टू दिस वे ऑफ राइटिंग मेक द थिंग्स पॉसिबल बट डजंट जस्टिफाई इट। उसने उन्होंने क्या करा है जर्मन के राइटर्स ने चीज़ों को इसी तरीके से ओरिएंट करा हुआ है कि जो है एक उनका जो मेन थॉट है वो तो है ही, साथ में और भी चीज़ें वो बताना चाहते हैं, लेकिन उसे जस्टिफाई वो अच्छे से नहीं कर पाते। नो प्रोज रीड्स मोर ईज़िली और प्लीजेंटली देन फ्रेंच। कोई भी प्रोज जो है बहुत आराम से प्लीजेंटली वे में नहीं पढ़ पाते हैं लोग, जैसा कि फ्रेंच राइटिंग में पढ़ा जाता है। बिकॉज़ एज़ अ रूल इट इज़ फ्री फ्रॉम द एरर इन क्वेश्चन। द फ्रेंचमैन स्ट्रिंग्स हिज थॉट टुगेदर। जो फ्रेंचमैन हैं वो क्या करते हैं अपने थॉट्स को स्ट्रिंग करते हैं, बांधते हैं एक साथ। एज़ फार एज़ ही कैन, जितना हो सके उतना। In the most logical and natural order, and so lays them before his reader, one after the other for convenient deliberation, so that every one of them may receive undivided attention. ताकि जो रीडर है उन उसके प्रोस को पढ़ के वो पूरा जो है अनडिवाइडेड अटेंशन, मतलब जो भी रीडर पढ़े उन सबका एक ही माइंडसेट हो। ऐसा नहीं कि एक बंदा है उसके अकॉर्डिंग प्रोस का सेंस कुछ और है, दूसरे बंदे के अकॉर्डिंग सेंस कुछ और है, ऐसा ना हो। The German on the other hand waves them together into a sentence which he twists and crosses and twists again. मतलब जो जर्मन राइटर है वो क्या करते हैं ऑन द अदर हैंड वेव्स देम टुगेदर इनटू अ सेंटेंस, मतलब हर थॉट्स को उन्होंने करा जो उनके दिमाग में आ रहा है उन्हें क्या करा सेंटेंस में डाल दिया। सेंटेंस को तोड़ा, ट्विस्ट करा, क्रॉस करा एंड ट्विस्ट करा अगेन एंड अगेन, मतलब जिस तरीके से वो घुमा फिरा के वो कह सकते हैं। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू से सिक्स थिंग ऑल एट वंस, मतलब 6 चीज़ों को वो एक ही बार में बताना चाहते हैं इंस्टीड ऑफ एडवांसिंग देम वन बाय वन। कि मतलब एक-एक करके हम क्लियर ना करें, एक ही सेंटेंस में सब कुछ बता दें। क्लियर हो गया? ये प्रोस जो है ये कह रहा है। तो अब ये जो पैरा से हमें ये पता चला कि जो है एक कॉम्पैरेटिव सजेशन है, 2 कंट्री के राइटर्स के बारे में यहाँ बात करी गई है। एक जर्मन राइटर जो इस पैसेज का राइटर खुद भी है और जो दूसरा है वो है फ्रेंच राइटर। तो उन दोनों के राइटिंग स्किल्स के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि गुड राइटिंग को किस तरीके से अच्छा बनाया जा सकता है या राइटिंग को किस तरीके से अच्छा बनाया जा सकता है। अब क्वेश्चंस देखते हैं। पहला वाला है गुड राइटिंग इज़ गवर्न्ड बाय द रूल दैट। गुड राइटिंग का के अंदर रूल क्या होना चाहिए कि आदमी जो है एक टाइम में एक ही चीज़ सोचे और क्लियरली सोचे। So at one time only one thing can be thought of clearly। तो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। दूसरा द रीडर कैन easily be confused when, जो रीडर है वो कंफ्यूज हो जाएगा easily कब? जब उसे जो है एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएँगी या थॉट दिखेगा। So the writer puts more than one thought into the same sentence। क्या करेगा एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा चीज़ों को राइटर ने क्या करा पुट कर दिया। तो रीडर जब उसे पढ़ेगा तो उसे क्या होगा वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन होगा इसका। The word parenthesis as used in the sentences means, parenthesis का मतलब क्या हुआ an additional idea written as an afterthought। तो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है according to the writer of the passage German are not as good as फ्रेंच राइटर बिकॉज़, जो जर्मन है वो फ्रेंच राइटर के जैसे अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं बहुत सारी चीज़ों को एक ही सेंटेंस में डाल देते हैं। सो दे ट्राई टू से टू मेनी थिंग्स इन द सेम सेंटेंस। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैसेज इज़ मेनली ट्राइंग टू टेल अस दैट। पैसेज क्या हमें बताता है? अबाउट द राइटिंग स्टाइल ऑफ जर्मन्स एंड फ्रेंचमैन। जर्मन और फ्रेंचमैन के राइटिंग स्टाइल के बारे में हमें बताता है, हमें समझाता है।
The question 156 to 60 replaces the phrase word in the bold so as to correct the sentence with one of the options given below. यहाँ पे बेसिकली ये ग्रामर का क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट जैसा आप समझ सकते हैं, जिसके अंदर हमें एक सेंटेंस के अंदर एक बोल्ड वर्ड दिया हुआ है, हमें इसे रिप्लेस करके बताना है क्या सही होगा। So question है, he went to zoo and had spent an enjoyable day looking at the various creatures there. वह जू गया और उसने स्पेंड करा अपना सारा दिन क्रिएचर्स को देखने में वहां पर। देखो यहाँ पे दो पास्ट के सेंटेंस है और दोनों एंड के द्वारा कनेक्ट है। तो रूल ये कहता है कि जब भी दो पास्ट सेंटेंस आपस में कनेक्टेड हो तो उस सिचुएशन में वो इवेंट जो पहले हुआ है वो पास्ट पार्टिसिपल में होता है और जो दूसरा इवेंट जो बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो यहाँ पे जू वो पहले गया और उसके बाद जो है उसने अपना डे जो है एंजॉय करा। तो यहाँ पे जो एक्चुअल होना चाहिए था, ही हैड गॉन टू जू एंड स्पेंट एन एंजॉयबल डे लुकिंग एट द वेरियस क्रिएचर देयर। ये सही सेंटेंस होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है और हम ऐसा चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहाँ पे मिस्टेक नहीं देखना है, हमें हैड में मिस्टेक देखना है। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर फर्स्ट सेंटेंस या पहला इवेंट अगर पास्ट इंडेफिनिट में हुआ है तो उस केसेस में जो दूसरा इवेंट होगा वो भी मेरा किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में मेंशन है तो उस केस में हमें जो दूसरा इवेंट है इसको भी क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट में ही मेंशन करना है। तो हैड की जगह पे क्या आ जाएगा, सिर्फ स्पेंट आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डिलीट हैड पे टिक लगा देंगे, ये सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज नथिंग एल्स देन हिज स्टूपिडिटी विच स्टैंड्स इन द वे ऑफ हिज प्रोग्रेस। नथिंग एल्स के साथ हमेशा बट आता है तो बट इसका राइट आंसर होगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिथ दैट सम रेसेस आर नेचुरली सुपीरियर देन नहीं होता, सुपीरियर के साथ हमेशा टू आता है तो जो टू होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्टडिंग लेट एट नाइट इज वन ऑफ दोज थिंग्स दैट मेक्स मी टायर्ड। स्टडिंग लेट एट नाइट मतलब रात को ज्यादा समय तक पढ़ना, इज वन ऑफ दोज थिंग उन चीजों में से एक है जिसने मुझे थका दिया। तो ये पास्ट का एक सेंस है, तो यहाँ पे मेक का जगह पे क्या आ जाएगा, मेड हो जाएगा, तो मेड जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 सॉरी ओवर 300, 100 मुझे दिखा पता नहीं कैसे, ओवर 300 over 300 farmers marched through the capital to protest against the new tax। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 300 से ज्यादा फार्मर्स ने मार्च थ्रू द कैपिटल, तो कैपिटल के चारों तरफ क्या करा, मार्च करा या कैपिटल में मार्च करा। तो किस चीज के लिए मार्च करा, प्रोटेस्ट करने के लिए, जो नया टैक्स आया है उसके लिए। तो देखो मार्च थ्रू द कैपिटल प्रोटेस्टिंग होता है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मार्च थ्रू द कैपिटल उन्होंने क्या करा, कैपिटल में मार्च करते करते प्रोटेस्ट करा। तो यहाँ जो सेंस है वो ये बन रहा है कि मार्च थ्रू द कैपिटल टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द न्यू टैक्स। तो यहाँ पे सेंस ये बन रहा है कि उन्होंने कैपिटल में मार्च करा, इसलिए मार्च करा क्योंकि वो प्रोटेस्ट करना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटेस्ट करना चाहते थे इसलिए मार्च नहीं करा, उन्होंने मार्च करते हुए अपना प्रोटेस्ट शो करा, तो यहाँ पे प्रोटेस्टिंग आएगा। तो प्रोटेस्टिंग जो है ये राइट ऑप्शन होगा, सो ऑप्शन ए इज द राइट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द नेबर्स बट दे इज, दे जो है यहाँ पे सही होगा, सभी नेबर सभी पड़ोसी लेकिन वे रोजेस ग्रो कर रहे हैं, मतलब सभी नेबर जो है वो कुछ और ग्रो कर रहे होंगे, लेकिन इनमें सभी नेबर्स में वे कुछ लोग हैं जो स्पेशली रोजेस जो है वो ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू कॉल्ड ऑल द मेंबर्स एक्सेप्ट हर, तो हर यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल आवर चिल्ड्रन ग्रो अप टू बी लाइक अस, क्या हमारे बच्चे हमारे जैसे ग्रो करेंगे, तो अस जो है वो राइट ऑप्शन होगा। प्लीज बाई अ बुक फॉर हर एंड मी, प्लीज बाई अ बुक फॉर मी हम लोग कहते हैं, यहाँ पे हर पहले दिया हुआ है तो हर एंड मी हो जाएगा। द एम ऑफ द सेल्स मैनेजर एंड हिज असिस्टेंट, द एम सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, तो इज द राइट आंसर।
ईच ऑफ द वर्कर्स मस्ट ब्रिंग हिज ओन लंच। तो यहाँ पे हिज जो है राइट ऑप्शन होगा। और क्यों होगा? क्योंकि ईच ऑफ द वर्कर, ईच हमेशा सिंगुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो या सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए यहाँ पे हिज लगेगा। द प्लेट एज वेल एज द ग्लास, तो एज वेल एज से अगर दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो, जैसे यहाँ पे द प्लेट भी है और द ग्लास भी है, तो हमेशा जो फर्स्ट वाला होगा उसको प्रेफरेंस देंगे। तो द प्लेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉज लगेगा, तो वॉज मेरा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू डैश अ गुड लेटर। सो यू रोट अ गुड लेटर होगा, सिंपल, उन्होंने तुमने लिखा है एक अच्छा लेटर। 170 क्वेश्चन है रीता सेड सी थॉट ऑफ इट यस्टरडे, वो कल सोच रही थी इस बारे में। तो थॉट जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 171 में है सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इन अ फिटिंग फिनाले of his superb performance, young Tendulkar, who lifted his nations up to the pinnacle of glory। तो एस के बाद आ रहेगा यहाँ पे, सो एस आर इसमें है, तो ये दोनों है नहीं, ये दोनों ऑप्शन गलत है। तो उसके बाद हु लिफ्टेड हिज नेशन अप टू द पिनेकल ऑफ ग्लोरी, देन इन द कोका कोला कप क्रिकेट टूर्नामेंट एट शारजा, deservedly drove in an Opel Astra। सो ये जो ऑप्शन होगा ये होगा एस आर क्यू पी सी नंबर वाला ऑप्शन है, तो सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखो ये सेंटेंस रीअरेंज में हो सकता है, जो बच्चे नए हैं उन्हें थोड़ा दिक्कत होगा। इसका देखो तरीका ये होता है ना कि हमें कनेक्ट करना होता है। अगर जो मुझे गिवन हिंट्स गिवन है उससे जो है हमें कनेक्ट करना पड़ता है नेक्स्ट वाले पार्ट को। अगर हमें फर्स्ट पार्ट पता है तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो अगर जैसे सब्जेक्ट अगर फर्स्ट वाले में गिवन है तो दूसरे वाले में वर्ब देखना पड़ता है, या फिर कोई उसी से रिलेट करता हुआ कोई वर्ड देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे यंग तेंदुलकर है, तो यंग तेंदुलकर इन द कोका कोला कप नहीं हो सकता, यंग तेंदुलकर हु लिफ्टेड हिज नेशन, ये सही होगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आप परफेक्ट बन सकते हैं, इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेस्ट होगा। तो सी जो होगा ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन डे व्हेन आई was busy working in my office, I was startled होगा, I was startled जो है इसके बाद ठीक बैठ रहा है। उसके बाद जो है मेरा to find a man dressed as a monkey sitting opposite my table, ये परफेक्ट हो रहा है। तो क्यू होगा, क्यू के बाद जो है आर है, क्यू के बाद आर मेरा इसमें है और किसी में नहीं है। तो जो ऑप्शन ए जो है वो मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इफ यू नीड हेल्प, देन if you need help ask for attendance who have instructions to help our customers promptly and politely, ये फिट बैठ रहा है। तो पहले कौन था, तो ask for attendance था। if you need help ask for attendant to help our customer, so 173 का सबसे पहले था क्यू, तो क्यू मेरा इसमें है और फिर इसमें है। तो उसके बाद है मेरा एस और पी गिवन है। तो मैंने बोला यहाँ पे इफ यू नीड हेल्प, इफ इफ यू नीड हेल्प आस्क योर अटेंडेंट हु हैव इंस्ट्रक्शंस टू हेल्प आवर कस्टमर। तो एस आएगा, उसके बाद क्यू के बाद एस आएगा, क्यू के बाद मेरा एस फर्स्ट वाले में है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Foolproof security arrangements were made by the police to prevent the sabotage of railway track by the terrorist। एकदम परफेक्ट हो गया यहाँ पे। तो बाय द पुलिस एस से स्टार्ट है, तो एस से ये दोनों स्टार्ट है, तो ये दोनों तो गलत हो गया, ये दोनों होगा नहीं। तो एस से स्टार्ट हुआ, उसके बाद है मेरा पी एंड आर। सो एस के बाद जो है वो मेरा क्या था, बाय द पुलिस
टू प्रिवेंट द सबोटेज ऑफ द रेलवे ट्रैक, PR, तो एस पी आर बी वाले में है, तो बी मेरा राइट ऑप्शन होगा। एक मिनट, ये थोड़ा लैग कर रहा है, सॉरी इसके लिए। बी जो होगा ये मेरा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फ्रॉम द फ्रॉम द हाई बालकनी ऑफ माई फ्लैट I had noticed the young daredevil pilots, so S से सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो ये दोनों गलत हो गया, ये हो गया। तो S से 2 है, उसके बाद R होगा या फिर P होगा, तो R और P पढ़ते हैं। So I had noticed the young daredevil pilots and envied their enthusiasm. So P सही लग रहा है, उसके बाद आगे का भी देखते हैं परफेक्ट हो रहा है या नहीं। as they soared high over the heads of their companions, एकदम सही हो गया। तो जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर है इसका। अगेन फिल इन द ब्लैंक्स है। आई एम श्योर नाइदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट्स, तो नाइदर और नॉर के साथ अगर जब भी कोई सेंटेंस आपस में कनेक्ट हो तो उस सिचुएशन में जो सेकंड सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब फिल करते हैं। सो आई एम श्योर नाइदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट, तो इट्स कंटेंट जो है यहाँ इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, वर्ब को फिल करेंगे। नॉर इट्स कंटेंट, आर जो है यहाँ पे परफेक्ट होगा, आर फोर सेल्फ, तो बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। प्लीज ब्रिंग द रेड बुक टू मी, it is an honor to address such an august audience. Next question है, it is not easy to discipline a class of 40 boys, ये सही होगा। नेक्स्ट है एंटोनिम्स हमें फाइंड करना है, अपोजिट मीनिंग हमें बताना है बोल्ड वर्ड्स का। तो बोल्ड है यहाँ पे डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है जो कोलाहल टाइप का हो, जो आपस में जो है जिसका मतभेद चले, मतलब क्या कहते हैं उसे, दो लोगों के बीच में डिस्कॉर्ड वाली फीलिंग है, मतलब बन नहीं रही है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, हार्मनी होगा। तो हार्मनी जो है राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट है मेरा डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है शोइंग अ क्रिटिकल और डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, मतलब एक ऐसा एटीट्यूड जो सामने वाले का तिरस्कार करे। तो इसका अपोजिट क्या होगा, तो इस कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं इसको। कमेंडेबल का मतलब जो होता है वो भी वही होता है, एडमायरेबल हो सकता है। कमेंडेबल जो है होता है, कमेंडेबल का मतलब हो गया यहाँ पे डिजर्विंग प्रेज और एडमायरेबल, तो डेरोगेटरी का जो अपोजिट होगा यहाँ पे कमेंडेबल होगा, तो कमेंडेबल जो है राइट ऑप्शन है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मेरा ग्राफिक। ग्राफिक का मतलब होता है मेरा विविड, एक्सप्रेसिव, या फिर बहुत ज़्यादा जो अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ हो। तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा वेग, जो कि क्लियर नहीं है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरा रिवॉल्टिंग, रिवॉल्ट करना एक तरह का। तो रिवॉल्ट मतलब जिस, तो रिवॉल्ट कब होगा, जब मतलब खुश नहीं है वो सामने वाले से, तो उस तो वो क्या करेगा, रिवॉल्ट करेगा। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लीजेंट इसका अपोजिट होगा। नेक्स्ट है मेरा स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब होता है तिरस्कार करना किसी चीज का। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा एडमायरेशन, एडमायर करना किसी चीज का, प्रशंसा करना, उसका तारीफ करना। तो जो ऑप्शन ए जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद है सिमिलर वर्ड्स हमें फाइंड करना है, सिनोनिम फाइंड करना है। अगेन जो मेरा फर्स्ट वर्ड जो दिया हुआ है वो अनजस्टिफाइबल, मेलिशियस। तो मेलिशियस का मतलब होता है जिसके अंदर कुछ छल कपट है, जो कि कुछ बुरा करना चाहता है। तो इसका इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा वांटन। बेसिकली वांटन का मतलब होता है मेरा डेलिबरेटली एंड अनप्रोवोक्ड क्रूएल और वायलेंट एक्शन, मतलब एक ऐसा एक्शन जो डेलिबरेटली जो हो, मतलब जानबूझ कर किया गया हो और सामने वाले को का जो है एक तरह से उसका नुकसान करने के लिए किया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं वांटन। नेक्स्ट है इमिट करना। इमिट करना मतलब रिलीज करना, फैलना किसी चीज का। तो इमानेट जो है वो सही इसका सिनोनिम हो गया। इमानेट का मतलब होता है इमर्ज करना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा रिप्लेस। रिप्लेस करना मतलब किसी चीज को किसी चीज से रिप्लेस कर देना। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो है मेरा सप्लेंट। सप्लेंट का मतलब होता है रिप्लेस और डिस्प्लेस।
नेक्स्ट है टू मेक बेटर, किसी चीज़ को अच्छा बनाना, तो एडवांस जो होगा वो उसका सिनोनिम होगा। नेक्स्ट होगा मेरा, नेक्स्ट जो वर्ड दिया हुआ है वो है आर्गुमेंटेटिव, का मतलब होता है आर्गुमेंट करना। तो कन्फ्रंटेशन या चैलेंज करना, ये जो है इसका सिनोनिम होगा। नेक्स्ट है मेरा डिस्करेज, डिस्करेज का सिनोनिम होगा, वो होगा डोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अगेन फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 191 है, ऑन मार्च 15, 2006 द मेवुड recreation department requested a grant from the state to rebuild the community center that had been destroyed in the recent fire. So option C जो है वो right answer होगा। Matthew Morris and Jessica Glassman hosted a holiday party that the Riverbank Caf catered, जो है ये right answer होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है while attempting to dash, while attempting to repair होगा, तो सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। dash the police call immediately, call the police, dash the police immediately है तो call the police immediately होगा यहाँ पे। there dash for excellent restaurant, so there are जो है यहाँ पे सही आंसर है। बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, ये सब बहुत इजी इजी है। तो अब 2014 में क्वेश्चंस ईज़ी थे, अब 2021 में क्वेश्चंस जो हैं वो ईज़ी रहेंगे या मॉडरेट लेवल के रहेंगे? मॉडरेट ही होने चाहिए, मॉडरेट सही है, परफेक्ट है। अम, नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं नेक्स्ट एक वीडियो मैं लेकर के आऊँगा जिसमें मैं बता दूँगा कि इंग्लिश का प्रिपरेशन आप कैसे करें? एएसआरबी से रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें हैं जिस पे आपको फ़ोकस करना है ग्रामर के अंदर? वो सारे टॉपिक्स कौन-कौन से हैं जिस पे आप ज़्यादा फ़ोकस करिए, ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स जो है मैं आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करवा दूँगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें उन सारे टॉपिक्स पर। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट, खत्म करते हैं इसे। 196 टू 200 अगेन फिल इन द ब्लैंक्स है। तो 196 नंबर का क्वेश्चन है, आई रीड अ बुक डैश आई वाज़ वेटिंग, आई रीड अ बुक व्हाइल आई वाज़ वेटिंग, ये सही होगा। डैश शी लॉस्ट हर वे ट्वाइस, शी अराइव्ड सेफली। सो ऑल्दो शी लॉस्ट हर वे ट्वाइस होगा। 198 है, the contestants dash names were announced should prepare to start, the contestant whose name होगा यहाँ पे। लास्ट ईयर दे हाइक होगा यहाँ पे, हाइक $600 by selling chocolate bar। लास्ट 200 नंबर का क्वेश्चन है, he was dash of playing, he was accused of playing tight and loose with the sentiments of his dearest friend। तो ये टोटल 200 क्वेश्चंस कवर हो गए आप इस 2014 के पेपर से। हिंदी के क्वेश्चंस मैंने कवर नहीं करे हुए हैं क्योंकि जो पेपर हमें मिला हुआ है 2014 का उसमें हिंदी का क्वेश्चंस अटैच नहीं है और कहीं भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहाँ हिंदी का क्वेश्चंस गिवन होगा। अगर आप में से किसी स्टूडेंट्स के पास हिंदी के क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे @निशांत के आर गुप्ता टेलीग्राम आईडी है मेरी, इस पे आप सेंड कर दीजिएगा। मैं हिंदी के क्वेश्चंस भी जो है आपको करवा दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।